आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे एंटीजन एंड एंटीबायोटिक्स के बारे में, यानी कि एंटीजन और प्रोटीन प्रतिरक्षी के बारे में आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कि एंटीजन क्या होता है, प्रोटीन प्रतिरक्षी क्या होता है, डिटेल से एक एक पॉइंट को जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो आपका एंटीजन होता है वो क्या होता है, जैसे कि कोई ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सूक्ष्म जीव है जिसको हम एंटीजन नाम देते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन नाम देते हैं। एंटीजन क्या होता है? वो हमारे शरीर के अंदर रोग उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? रोग उत्पन्न करता है। अब देखो, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मॉलिक्यूलर वेट, अगर ये मॉलिक्यूलर वेट अगर ये 10,000 डाल्टन से ज्यादा हो या 10,000 डाल्टन के बराबर हो, तब ये कहलाएगा एंटीजन। बात समझ में? अब देखो, एक एंटीजन के पास कई बाइंडिंग साइट पाए जाते हैं, कई एंटीजन बंधक स्थल पाए जाते हैं एक एंटीजन के पास। देखो, सपोज दैट ये एक एंटीजन है और इसके पास इस प्रकार से कुछ बंधक स्थल पाए गए, ठीक है। यहां पर कुछ इस प्रकार से भी बंधक स्थल पाए जाते हैं, इस प्रकार से भी पाए जाते हैं। तो एक एंटीजन के पास कई बाइंडिंग साइट पाए जाते हैं, कई बंधक स्थल पाए जाते हैं। इसको कहते हैं हम बाइंडिंग साइट, यानी कि कहते हैं इसको हम बंधक स्थल। एक एंटीजन के पास कई बंधक स्थल पाए जाते हैं। अब देखो, जो एंटीजन का बंधक स्थल होता है, बाइंडिंग साइट होता है, उसको नाम क्या देते हैं? देखो, ये जो बाइंडिंग साइट है भाई, ये बाइंडिंग साइट कहलाएगा एपीटॉप्स। एपीटॉप्स कहलाएगा। तो हम एपीटॉप्स को क्या कहेंगे भैया? ये एंटीजन का बंधक स्थल है जो किसी भी एंटीबायोटिक के साथ जुड़ने में इसका मदद करता है। सपोज दैट, यहां पर समझिए, इतना हो गया। यहां पर क्या होता है, एक आपका आ जाता है एंटीबायोटिक्स। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म शरीर के अंदर जाता है और शरीर में क्या होते हैं? एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब एंटीबायोटिक्स से इसके साथ जुड़ना है, तो ये एंटीबायोटिक्स इसके ऊपर इस प्रकार से आ जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये एंटीबायोटिक्स, ठीक है। जो हमारा एंटीबायोटिक्स होता है वो वाई के आकार का होता है, इतना जानते रहिए। अब देखो, जो एपीटॉप्स होता है वो बाइंडिंग साइट होता है, बाइंडिंग साइट होता है, यानी कि बंधक स्थल होता है एंटीजन का, एंटीजन का। अब देखो, यहां पर बाहर की ओर एक है जिसको हम कहेंगे पैराटॉप। पैराटॉप्स थोड़ा सा समझिए की कोशिश कीजिएगा, बाकी मैं आगे आपको समझाऊंगा कि क्या कैसे है, ठीक है। पैराटॉप्स, देखो पैराटॉप्स क्या होता है? ये भी एक प्रकार का बाइंडिंग साइट है। क्या है? बाइंडिंग साइट है। पैराटॉप्स भी एक प्रकार का बाइंडिंग साइट है, और ये जो बाइंडिंग साइट है वो है एंटीबायोटिक का, एंटीबायोटिक्स का। इसको हम कहते हैं, इसको कहते हैं एंटीजन बंधक स्थल। बात समझ में आया? देखो, इतना क्लियर हो गया। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक्स क्या होता है? एंटीबॉडी या एंटीबायोटिक्स की संरचना कैसी होती है? सबसे पहले आप अब आपके एनसीईआरटी में देखिए, आप अपने क्या लिखा हुआ पर, रोग जनकों की अनुक्रिया में बी लसिकाणु हमारे रक्त में प्रोटीन सेना उत्पन्न करती है ताकि वे रोग जनकों से लड़ सके। ये प्रोटीन प्रतिरक्षी कहलाती है, यानी कि एंटीबायोटिक्स कहलाती है। क्लियरली लिखा हुआ है यहां पर कि जब कोई भी रोग जनक हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो वहां जो हमारा बी लिम्फोसाइट होता है वो क्या करता है? उनसे लड़ता है और प्रोटीन को निकालता है, और वो प्रोटीन कहलाता है एंटीबायोटिक्स। और समझ में आएगा? प्रोटीन को निकालता है, वो प्रोटीन कहलाता है एंटीबायोटिक्स। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? टी कोशिका तो खुद प्रतिरक्षी का श्रावण नहीं करती है, लेकिन प्रोटीन उत्पन्न करने में बी कोशिका की सहायता करती है। बात समझ में आया? किस प्रकार की प्रोटीन? जो एंटीजन टाइप का प्रोटीन होता है उसको निकालने में टी कोशिका जो होती है वो इसकी सहायता करती है। इतना क्लियर हुआ? अब बात करते हैं कि जो हमारा एंटीबायोटिक जो होता है उसका संरचना कैसा होता है? प्रोटीन प्रतिरक्षी का संरचना, ठीक है। बात समझ में आई? देखो, तो ये भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रतिरक्षी अणु में 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है। क्या होती है?
4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती है, 2 छोटी और 2 छोटी होती है और 2 बड़ी श्रृंखलाएं, ठीक है। और 2 बड़ी जो होती है उनको दीर्घ श्रृंखला कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं जो एंटीबायोटिक्स होता है, वो एंटीबायोटिक्स आपका जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होता है भाई? एंटीबायोटिक्स आपके एक प्रकार का ग्लाइकोप्रोटीन होता है, ग्लाइकोप्रोटीन होता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर 4 पेप्टाइड, ठीक है, 4 पेप्टाइड बॉन्ड पाई जाती है, 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है, सही, 4 पेप्टाइड श्रृंखला होती है, जिसमें से 2 पेप्टाइड श्रृंखला क्या होती है? लार्ज होती है या हैवी होती है, ठीक है, हैवी होती है, और 2 क्या होती है? लाइट होती है। यानी कि अगर हम बात करते हैं 2 बड़ी होती है और 2 जो होती है श्रृंखला वो छोटी होती है, 2 छोटी श्रृंखला और 2 बड़ी श्रृंखला होती है। जो बड़ी श्रृंखला होती है इसको हम कहते हैं दीर्घ श्रृंखला, दीर्घ श्रृंखला, और इसको डिनोट करते हैं H2 से। ये बात आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, और इसको कहते हैं लघु श्रृंखला, जिसको डिनोट करते हैं L2 से। ये बात भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आया? तो अब यहां पर आप बगल में स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं जो आप, अब अगर हम बात करते हैं तो प्रतिरक्षी जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं? अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी की, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स की बात करते हैं तो ये भी आपकी किताब में दिया हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि शरीर में विभिन्न प्रकार के प्रतिरक्षी उत्पन्न किए जा सकते हैं, जिनमें IgA, IgM, IgE, IgG इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? एंटीबायोटिक्स के टाइप कितने होते हैं, कितने टाइप्स के एंटीबायोटिक्स होते हैं भैया? यानी कि हम बात करते हैं प्रोटीन प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे शरीर में जो प्रोटीन प्रतिरक्षी के प्रकार है वो निर्भर करते हैं हमारे इस दीर्घ श्रृंखला के ऊपर। जो दीर्घ श्रृंखला होती है, यानी कि अगर जो हैवी चेन जो होता है वो निर्भर करता है कि प्रोटीन प्रतिरक्षी कितने प्रकार के होंगे, एंटीबायोटिक्स कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारे पास मुख्य रूप से जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो होते हैं IgG, जिसको हम कहते हैं गामा एंटीबायोटिक्स। दूसरा जो होता है भैया वो होता है IgA, जिसको हम कहते हैं अल्फा प्रतिरक्षी। दूसरा आगे जो होता है वो होता है IgM, जिसको हम कहते हैं म्यू एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अगला जो होता है वो होता है IgD, जिसको हम कहते हैं डेल एंटीबायोटिक्स। उसके बाद जो आता है लास्ट में वो होता है IgE, जिसको हम एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आया? अब अगर हम बात करते हैं कि ये हमारे शरीर में कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं, किसकी मात्रा सबसे ज्यादा होती है किस प्रतिरक्षी की, तो सबसे ज्यादा मात्रा होती है इम्यूनोग्लोबुलिन जी की। इम्यूनोग्लोबुलिन है लगभग हमारे शरीर में 80%, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ए की, तो इसकी मात्रा होती है हमारे शरीर में 10 से 15%। उसके बाद बात करते हैं हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन एम की, तो इम्यूनोग्लोबुलिन एम की जो होती है मात्रा वो होती है 5 से 10%। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन डी की, तो इसकी मात्रा होती है हमारे शरीर में 1%। और उसके बाद बात करते हैं हमारे शरीर में इम्यूनोग्लोबुलिन ई की, तो इसकी मात्रा होती है 1% से भी कम, ठीक है, लेसर देन 1%। बात समझ में आई भैया? चलो आगे हम बात करते हैं। तो हमने अभी बताया कि जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन का प्रकार होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है प्रोटीन प्रतिरक्षी के दीर्घ श्रृंखला पर, दीर्घ श्रृंखला पर निर्भर करता है, जिसको हम क्या करते हैं H2 के द्वारा डिनोट करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स क्लासिफाई किए गए हैं 5 प्रकार के, 5 टाइप दिए गए हैं, ये डिपेंड होते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे एंटीबायोटिक्स क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन heavy chain
चैन यानी कि H2 पर ये निर्भर करते हैं। इतनी बात समझ में आई? जब बात समझ में आई है तो लिख दो मक्खन, बात समझ में आ जाएगी। आगे लिखो, इसको नोट कर लो। अब आपके एनसीईआरटी क्या करती है, ये जो प्रतिरक्षी तंत्र होते हैं, ये जो प्रोटीन प्रतिरक्षी है, ये रक्त में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन प्रतिरक्षी रक्त में पाए जाते हैं, जिस वजह से इसे हम तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया यानी कि ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स के नाम से जानते हैं। कहां पर? ये हमारे बॉडी के फ्लूइड में पाए जाते हैं, जिस वजह से इसको हम कहते हैं ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स। अब ये दो प्रकार के प्रतिरक्षी मध्यता उपादित प्रतिरक्षा अनुक्रियाओं में से एक है। ठीक है, दूसरे प्रकार की अनुक्रिया कोशिका मध्यता प्रतिरक्षा होती है, यानी कि सेल इंटरमीडिएट इम्यून होता है। ठीक है, सेल इंटरमीडिएट इम्यूनिटी होती है। अब अगर हम बात करते हैं सेल इंटरमीडिएट इम्यूनिटी में जो भाग लेता है वो कौन होता है, तो देखो सेल इंटरमीडिएट इम्यूनिटी में टी लेसिकाडो यानी कि टी लिम्फोसाइट भाग लेता है। बात समझ में आया? चलो बात करता हूं तो आगे क्या मिलेगा आपको। सबसे पहले अब जो आपका यहां पर स्ट्रक्चर बना हुआ है एंटीबायोटिक्स का, ठीक है, प्रतिरक्षी अणु का जो फिगर बना हुआ है, तो यहां पर आपको देखिए ये मिल जाएगा। तो सबसे पहले ये आता है कि जो यहां पर सल्फाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, सल्फाइड बॉन्ड होता है वो कितना होता है। ठीक है, तो अब जब सल्फाइड बॉन्ड की बात कर ही रहे हैं, अब अगर हम बात करते हैं सल्फाइड बॉन्ड जो H2 होता है, जिसको हम दीर्घ श्रृंखला कहते हैं, दीर्घ श्रृंखला कहते हैं, यानी कि हैवी चैन कहते हैं। हैवी चैन के मध्य सल्फाइड बॉन्ड की संख्या कितनी होती है भैया? तो हैवी चैन के अंदर सल्फाइड बॉन्ड की संख्या 2 होती है, और जो L2 होता है जिसको हम क्या कहते हैं? लघु श्रृंखला, लघु श्रृंखला जिसको हम कहते हैं लाइट चैन। तो इसके बीच जो पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या होती है वो क्या होती है? 2 होती है। बात समझ में आया? अब यहां पर एक क्वेश्चन और बनता है इस फिगर से कि जो भी एंटीजन होते हैं, जो एंटीबायोटिक और एंटीजन बाइंडिंग साइट होते हैं, ठीक है, एंटीजन बंधक स्थल होते हैं, वो कहां पर जुड़ते हैं? ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि कोई भी हमारा जो रोगाणु आता है, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, तो वो एंटीबायोटिक्स के किस भाग पर जुड़ता है? तो आप देखेंगे अपने फिगर में एक तरफ ऊपर लिखा हुआ है, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे तो ऊपर लिखा हुआ है एन, ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है सी और सी। ठीक है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से बना हुआ है ना आपका, इस प्रकार से बना हुआ है। तो यहां ऊपर देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है एन, ये भी है आपका एन, और यहां पर लिखा हुआ है सी। तो जो हमारे रोगाणु होते हैं, जो हमारे एंटीजन होते हैं, वो आकर के जुड़ते हैं इस एन टर्मिनल पर। ठीक है, एन टर्मिनल पर जुड़ते हैं, और इसलिए इसको कहते हैं प्रतिजन बंधक स्थल। क्या कहते हैं? प्रतिजन बंधक स्थल के नाम से जानते हैं। कोई भी रोगाणु जो होगा वो आकर के जुड़ेगा एन टर्मिनस पर, न कि सी टर्मिनस पर। यहां पर नहीं जुड़ेगा, यहां पर जुड़ेगा। बात समझ में आई? तो अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में, सबसे पहले नंबर पर आ जाता है आपका IgG, जिसको हम कहते हैं गामा एंटीजन। ठीक है, और इसकी मात्रा जो होती है वो हमारे शरीर में कितनी होती है? 80%, यानी कि 80% होती है। अब इसमें अगर हम बात करते हैं तो ये जो होता है भैया, ये सबसे छोटा एंटीजन होता है, सॉरी सबसे छोटा एंटीबायोटिक्स होता है। ये हमारे प्लेसेंटा यानी कि अपरा को भी पार कर जाता है। इतना छोटा होता है कि ये हमारे अपरा को भी पार कर जाता है। तो इसकी खास बात क्या है, इसमें हम लिखेंगे इसके कैरेक्टर को। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये पाया कहां जाता है, तो ये हमारे बॉडी फ्लूइड में पाया जाता है, यानी कि हमारे शरीर के तरल में पाया जाता है। ठीक है, प्रेजेंट इन बॉडी फ्लूइड, यानी कि हम बात करते हैं ये शरीर के तरल में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया कि जो ये एंटीबायोटिक्स होता है ये सबसे छोटा होता है। क्या होता है ये भैया? स्मॉलेस्ट होता है, यानी कि ये क्या होता है? सबसे छोटा होता है। उसके बाद अगर हम इसमें तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा इसमें? देखिए,
ये अभी हमने बताया कि ये हमारे अपरा को भी पार कर जाता है, यानी कि क्रॉस द प्लेसेंटा। ये क्या करता है? क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, यानी कि अपरा को पार कर जाता। समझ में आया? अगली पॉइंट इसमें क्या लिखेंगे? अगली पॉइंट इसमें लिखेंगे कि ये मोनोवैलेंट होते हैं। मोनोवैलेंट मतलब भैया इसमें एक इकाई होती है। क्या होती है? एक इकाई होती है। तो लिखेंगे हम दीज आर मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट क्यों कहेंगे? अगर इसके संरचना की बात करते हैं तो देखो ये इस प्रकार से ही आपका दिखेगा। ये इस प्रकार से दिखता है, ठीक है, इस प्रकार से दिखता है। तो मोनोवैलेंट होता है, तो इस वजह से इसके अंदर जो बाइंडिंग साइट होंगे वो 2 होंगे। बाइंडिंग साइट की बात करते हैं तो बाइंडिंग साइट की संख्या कितनी होगी? 2 होगी। देखो पहला बाइंडिंग साइट ये है एन टर्मिनल, दूसरा बाइंडिंग साइट ये है एन टर्मिनल। यहां पर ये मोनोवैलेंट होता है। मोनोवैलेंट होने के कारण इसमें बाइंडिंग साइट क्या होता है? 2 होता है। समझ में आया? आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें पैराटॉप्स की बात करते हैं। पैराटॉप्स कितना होता है? पैराटॉप्स यानी कि भैया एंटीबॉडी या एंटीजन बाइंडिंग साइट, यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें पैराटॉप्स के बारे में हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था। पैराटॉप्स नंबर की बात करते हैं, ठीक है, पैराटॉप्स नंबर की बात करते हो तो पैराटॉप्स नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। जब आपका बाइंडिंग साइड 2 है तो पैराटॉप्स भी 2 होगा, क्योंकि बाइंडिंग साइड को ही हम पैराटॉप्स कहते हैं। समझ में आया? अब आगे देखते हैं। दूसरा जो है हमारा वो है इम्यूनोग्लोबुलिन ए, ठीक है, जो उसको हम अल्फा के द्वारा या अल्फा चैन से लिखते हैं। अब इसकी मात्रा की बात करते हैं, ये कितने अमाउंट में हमारे शरीर में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 10 से 15% हमारे इम्यून सिस्टम में। इसमें क्या खास बात होती है? देखो इसकी खास बात ये होती है कि ये जो होता है बाईवैलेंट होता है। बाईवैलेंट क्यों होता है? क्योंकि इसमें 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एंटीबॉडी की 2 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। देखो कैसे? अब अगर हम बात करते हैं तो इसके खास बात की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? बाईवैलेंट होता है, ठीक है, बाईवैलेंट होता है। तो अब इसमें नंबर ऑफ पैराटॉप कितने हो जाएंगे भैया? नंबर ऑफ पैराटॉप यानी कि बाइंडिंग साइट जिसको हम कहते हैं प्रतिजन बंधक स्थल कितने हो जाएंगे? तो उसमें प्रतिजन बंधक स्थल 4 हो जाएंगे, ठीक है। बाइंडिंग साइट कितने हो जाएंगे? बाइंडिंग साइट इसमें 4 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें बात करते हैं ये कहां पाया जाता है? तो ये प्रेजेंट होता है बॉडी के सिक्रीशन में, जहां से बॉडी तरल, मतलब जो हमारा शरीर होता है वो तरल पदार्थों को निकालती है, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। तो हम कहेंगे ये प्रेजेंट कहां होता है? ये प्रेजेंट होता है बॉडी सिक्रेशन में, प्रेजेंट इन बॉडी सिक्रेशन में। यानी कि अगर हम बात करते हैं ये उपस्थित कहां होता है? ये शरीर के स्राव में उपस्थित होता है। ये शरीर के स्राव में उपस्थित होता है। अब अगर बेटा इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? ये बाईवैलेंट होता है, यानी कि ये वाली जो स्ट्रक्चर होगी इसमें 2 ठो पाई जाएगी। कितनी पाई जाएगी? 2 ठो पाई जाएगी। तो वो इस प्रकार से होगा, वो क्या हो जाएगा? इस प्रकार से इसमें पाया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों कैसे जुड़े होंगे? तो ये एक जे आकार की आकृति से इस प्रकार से जुड़े होंगे। और खास बात ये है कि इनके अंदर एक सिक्रेटरी पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? सिक्रेटरी पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, जो कि इस प्रकार से बना होता है। इसको हम कहते हैं सिक्रेटरी पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, इसको कहते हैं सिक्रेटरी पेप्टाइड बॉन्ड। इसके अंदर सिक्रेटरी पेप्टाइड बॉन्ड उपस्थित होने के कारण इसको हम कहते हैं कि ये सिक्रेटरी में सिक्रीशन में पाया जाता है। अब सिक्रीशन क्या होता है भैया? देखो अब अगर कोई भी फीमेल जो होती है वो बच्चे को जन्म देती है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद सबसे पहले उसका जो मिल्क निकलता है उसमें बहुत ही ज्यादा एंटीजन भरे होते हैं, एंटीजन भरे होते हैं, एंटीबॉडी भरे होते हैं, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। माता के पहले दूध को हम कहते हैं कोलेस्ट्रम। क्या कहते हैं?
कोलेस्ट्रम। तो कोलेस्ट्रम के अंदर ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है वो पाया जाता है। दूसरा जो आपका सलाइवा होता है, सलाइवा जिसको हम कहते हैं लार, तो लार में भी ये पाया जाता है। तीसरा अगर हम बात करते हैं म्यूकस, हमारे शरीर में क्या होता है म्यूकस, श्लेष्म का स्राव होता है, तो उस श्लेष्म के अंदर भी ये पाया जाता है म्यूकस। यानी कि अगर हम बात करते हैं श्लेष्म की, तो श्लेष्म के अंदर भी ये पाया जाता है। तो आई होप कि आपको इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन ए अच्छे से समझ में आ गया होगा, एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले पॉइंट की बात करते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन एम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन डी क्या होता है और इम्यूनोग्लोबुलिन ई क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आगे की पॉइंट को मैं आपको क्लियरली बता सकूं। ठीक है, देखो आगे हम बात करते हैं क्या है, आगे हमारा है यहां पर इम्यूनोग्लोबुलिन, तीसरे नंबर पर बात करते हैं तो IgM, जिसको हम म्यूचैन, ये म्यूचैन है। अब इसकी संख्या कितनी होती है, मतलब ये कितने मात्रा में हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, तो ये पाया जाता है 5 से 10% हमारे बॉडी के अंदर। ठीक है, अब अगर हम इससे बात करते हैं तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम होता है ये लार्जेस्ट होता है, बहुत ही बड़ा ये होता है इम्यूनोग्लोबुलिन एम। अब अगर हम बात करते हैं इसका फीचर क्या हो जाएगा, इसका फीचर ये हो जाएगा कि ये लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट यानी कि बड़ा होता है ना, बड़ा होता है। दूसरी बात अगर हम बात करते हैं तो ये पेंटावैलेंट होता है, क्या होता है पेंटावैलेंट, पेंटावैलेंट का मतलब क्या हो जाएगा भैया, जैसा कि स्ट्रक्चर हमने यहां पर बनाया था उसी प्रकार से 5 संरचना इसमें पाई जाएगी, इस प्रकार से। भैया जो इम्यूनोग्लोबुलिन एम होता है उसका स्ट्रक्चर आपको इस प्रकार से दिखाई देता है, जिस वजह से ये पेंटावैलेंट होता है। अब पेंटावैलेंट होने के नाते इसमें जो पैराटॉप्स की संख्या है वो कितनी होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ये भी एन है टर्मिनल, ये भी एन टर्मिनल है, 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 ये भी और ये भी एन टर्मिनल है। बाकी जो नीचे बीच में यहां पर दिखाई दे रहे हैं वो सबके सब क्या है, सी टर्मिनल है। बात समझ में आई, ये सबके सब क्या है, सी टर्मिनल है। अब यहां पर देखेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ पैराटॉप यानी कि नंबर ऑफ बाइंडिंग साइट, प्रतिजन बंधक स्थल की संख्या कितनी होगी, तो प्रतिजन बंधक स्थल की संख्या 10 हो जाएगी। यानी कि हम क्या कहेंगे इसको, इसमें हम कहेंगे नंबर ऑफ पैराटॉप कितना हो जाएगा, 10। यानी कि प्रतिजन बंधक स्थल की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। बात समझ में आई। आगे देखो अगला पॉइंट क्या है, यहां पर अगला पॉइंट क्या आ जाएगा, अगला पॉइंट ये होता है कि ये किस प्रकार के इम्यून पर रिस्पॉन्स करता है, किस प्रकार के प्रतिरक्षा पर ये अपना अनुक्रिया दिखाता है। ठीक है, तो ये जो होता है जैसे कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे शरीर में सबसे पहली बार घुसा तो हमारा शरीर उसको पहचानेगा, उससे फाइट करेगा, तो क्या हो जाएगा, प्राथमिक मुठभेड़ हो जाएगा, फर्स्ट एनकाउंटर हो जाएगा, फिर इसको कहते हैं हम फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स कहते हैं। तो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है ये फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स में हेल्प करता है, इम्यून रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स देता है, यानी कि हम कहते हैं ये प्राथमिक अनुक्रिया में भाग लेता है, प्राथमिक अनुक्रिया में भाग लेता है। बात समझ में आई। अगली पॉइंट क्या है, अगले पॉइंट की बात करते हैं तो ये पाया कहां जाता है। देखो
हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम सीरम कहते हैं, ये सीरम के अंदर पाया जाता है और साथ ही साथ ये बी लिम्फोसाइट के सरफेस पर, बी लिम्फोसाइट की जो सतह होती है वहां पर पाई जाती है। ठीक है, ये पाया कहां जाता है? ये पाया जाता है हमारे सीरम में। कहां पाया जाता है? ये सीरम में पाया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रेजेंट इन सीरम एंड सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। ठीक है, सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट। जस्ट एक मिनट, चलो कोई बात नहीं, मैं चेक कर रहा था कि जो हमारा कैमरा है वो बंद हो जाता है बार बार, उसे चेक कर रहा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पाया जाता है? सीरम के अंदर पाया जाता है और सरफेस ऑफ बी लिम्फोसाइट में पाया जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं ये सीरम तथा बी लसिकाणु के सतह पर उपस्थित होता है। बात समझ में आ रही ना? ये क्या होता है? बी लसिकाणु के सतह पर भी उपस्थित होता है। अब बात करते हैं जो हमारा चौथा प्रकार का इम्यूनोग्लोबुलिन है या एंटीबायोटिक्स है, वो है आईजीडी। अब इसको हम कहते हैं डेल्टा चैन। डेल्टा चैन है। अब इसकी संख्या कितनी होती है हमारे शरीर में, इसकी मात्रा कितनी होती है? वो होती है 1%। अब इसकी खास बात क्या है, इसमें स्पेशल क्या है? तो स्पेशल ये है कि जैसे हमारा इम्यूनोग्लोबुलिन जी था मोनोवैलेंट, ठीक है, क्या था? मोनोवैलेंट, केवल इसमें एक श्रृंखला पाई जाती थी ना। देखो इसकी खास बात क्या है? ये है मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट होने का मतलब क्या है? ये इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से ये होता है, मोनोवैलेंट होता है, इस प्रकार से होगा। अब मोनोवैलेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें जो बाइंडिंग साइट होगा, यानी कि नंबर ऑफ पैराटॉप्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ पैराटॉप्स की बात करते हैं, यानी कि बंधक, प्रतिजन बंधक स्थल, तो ये होता है 2। प्रतिजन बंधक स्थल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। बात समझ में आई? उसके बाद आगे की बात करते हैं, तो आगे की पॉइंट में इसमें क्या होता है कि ये क्या होता है, कहां पर पाया जाता है, ये उपस्थित कहां पर होता है? तो ये मुख्य रूप से बी लिम्फोसाइट के सतह पर उपस्थित होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो ये स्पेशली क्या होता है? स्पेशली प्रेजेंट on the surface of B lymphocyte, on the surface of B lymphocyte, यानी कि हम कहें ये मुख्यतः यह B lymphocyte यानी B लसिकाणु के सतह पर पाए जाते हैं। बी लसिकाणु के सतह पर पाए जाते हैं। बात समझ में आई बेटा? अच्छी बात समझ में आ गई। अब अगर हम बात करते हैं पांचवा प्रकार का एंटीजन जो है वो क्या है, तो पांचवें प्रकार का जो एंटीजन है उसमें आ जाता है आपका इम्यूनोग्लोबुलिन ई, जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। और इसकी मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में? एप्सिलॉन चैन करते हैं इसको। इसकी मात्रा कितनी होती है हमारे शरीर में? तो इसकी मात्रा होती है 1% से भी कम, 1% से भी कम इसकी मात्रा होती है हमारे शरीर में। इसमें खास बात क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसको देखिए। सबसे पहली इसकी खास बात यह है कि ये भी होता है मोनोवैलेंट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका भी जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इसी प्रकार से होता है। जब मोनोवैलेंट होता है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसमें पैराटॉप्स यानी कि प्रतिजन बंधक स्थल की संख्या कितनी होगी? तो पैराटॉप्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ पैराटॉप्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ पैराटॉप्स की बात करते हैं तो 2 हो जाएगा। यानी कि प्रतिजन बंधक स्थल कितना हो जाएगा? प्रतिजन बंधक स्थल 2 इसमें भी पाया जाता है। दूसरी बात, ये पाया कहां जाता है? तो ये रिस्पांस किसके लिए करता है, किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये जो रिस्पांस करता है वो रिस्पांस करता है एलर्जी के लिए। किसके लिए? तो ये जो होता है रिस्पांस करता है या रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? रिस्पांस फॉर एलर्जी। किसके लिए होता है रिस्पांस भैया? ये रिस्पांस करता है एलर्जी के लिए ना, एलर्जी के लिए अनुक्रिया करता है।
एनर्जी के लिए क्या करता है, अनुक्रिया करता है। इतनी बात समझ में आई। आई होप कि आपको जो एंटीबायोटिक्स है वो कंप्लीटली अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आगे क्या है, आगे है आपका टिश्यू ग्राफ्टिंग, या जिसको कहते हैं हम अंग दान करना। जब हृदय, नेत्र, वृक्क, यकृत जैसे अंग संतोषजनक रूप से काम करना बंद कर देते हैं तो एकमात्र उपचार है प्रतिरोपण। ठीक है, एकमात्र क्या है उपचार, प्रतिरोपण। यानी कि हमारे शरीर का कोई भी अंग काम करना एकदम से बंद कर दे, उसका मात्र केवल एक ही इलाज है, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, जिसको कहते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग या ग्राफ्टिंग कहते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। अब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, यानी कि अगर हम बात करते हैं टिश्यू ग्राफ्टिंग के लिए, क्या क्या बातें ध्यान रखनी होगी, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखते हुए हम ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन कर सकते हैं। देखो, प्रतिरोपण की बात करते हैं, इसको हम कहते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की बात करते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में बातें क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले, किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि जिस किसी ऑर्गन का ट्रांसप्लांट कर रहे हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में, तो यहां पर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है। पहली बात क्या होती है, इसके अंदर कोशिका मध्यिक प्रतिरक्षा जो होती है वो शामिल होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम कहते हैं CMI, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। हिंदी में कहें तो कोशिका मध्य, ठीक है, कोशिका मध्यिक प्रतिरक्षा शामिल होती है। ठीक है, क्या होती है, शामिल होती है या फिर इन्वॉल्व होती है। ठीक है, इन्वॉल्व होती है, बात समझ में आया। दूसरी बात यहां पर देखें तो ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, ब्लड ग्रुप सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैच करना चाहिए, ब्लड ग्रुप मैचिंग, यानी कि हम कहें रक्त समूह सेम होना चाहिए। ठीक है, रक्त का समूह क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये बात आपके किताब में लिखा हुआ है, देखिए आप नीचे से अगर जाएंगे तो 1 2 3 चौथे लाइन में जाएंगे तो यहां पर लिखा गया है कि प्रतिरोपण लेने से पहले ऊतक मिलाना चाहिए, टिश्यू को भी मिलाना चाहिए और रक्त मिलाना चाहिए, यह अति आवश्यक होता है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा शरीर होता है वो अपने और पराये का भेद करता है, कौन हमारा है कौन दूसरे का है उसका वो अंतर आसानी से कर सकता है। अगर वो हमारे से मैच नहीं करता है तो देर सबेर वो नकार दिया जाएगा, ये बात भी आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ठीक है, देर सबेर नकार दिया जाएगा, यानी कि वो कुछ समय के बाद फेल हो जाएगा, पहले जैसी अवस्था आ जाएगी। तो इसलिए क्या करना चाहिए, सबसे पहले सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को मैच कराना चाहिए, इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात, हमारा ब्लड ग्रुप मैच कराना चाहिए। तीसरी बात क्या आती है यहां पर, तो तीसरी बात यहां पर आती है जो MHC होती है, बंधक स्थल जिसको कहते हैं, इसको भी मैच कराना चाहिए। क्या, MHC जिसको कहते हैं हम MHC मैचिंग। ठीक है, MHC मैचिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो MHC मैचिंग, MHC का मतलब क्या होता है, तो मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, मेजर हिस्टोकॉम्पैक्टिबिलिटी कॉम्प्लेक्स, ये MHC का पूरा नाम है। इस MHC को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं HLA। ठीक है, अब देखो जो MHC होता है वो 2 प्रकार का होता है। जब आपको मैं पढ़ाऊंगा HIV तो वहां पर MHC कैसा होता है वो स्ट्रक्चर बनाकर मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। ठीक है, MHC फर्स्ट की बात करते हैं। MHC 2 प्रकार का होता है, MHC फर्स्ट और MHC सेकेंड। MHC प्रथम, MHC द्वितीय की बात करते हैं। तो MHC फर्स्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है सभी कोशिकाओं के ऊपर। ठीक है, प्रेजेंट ऑन ऑल सेल, ये क्या होता है, MHC फर्स्ट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन ऑल सेल, प्रेजेंट ऑन ऑल सेल।
सभी कोशिकाओं पर उपस्थित होता है। ठीक है, ये एमएचसी भी मैच कराना पड़ेगा, एमएचसी भी आपको क्या करना पड़ेगा, मिलान कराना पड़ेगा इसका भी। दूसरी ओर आते हैं कि एमएचसी सेकेंड जो होता है वो कहां पाया जाता है, तो भैया एमएचसी सेकेंड जो होता है वो प्रेजेंट होता है प्रेजेंट ऑन लिम्फोसाइट। ठीक है, प्रेजेंट कहां होता है, लिम्फोसाइट, यानी कि ये केवल और केवल लसिकाओं पर पाया जाता है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, ये डेंड्रिटिक सेल पर पाया जाता है। ठीक है, डेंड्रिटिक सेल, ये डेंड्रिटिक कोशिका जो होती है उसके ऊपर पाया जाता है। और हमने आपको पढ़ाया था शुरुआत में ही, जब हम सहज प्रतिरक्षा पढ़ रहे थे तो वहां पर आया था माइक्रोफेज। ठीक है, तो माइक्रोफेज पर भी ये उपस्थित होता है, माइक्रोफेज पर ये पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है, माइक्रोफेज पर पाया जाता है। यानी कि अगर हम कहते हैं तो जितने भी एंटीबॉडी प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, जहां पर जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं जहां पर प्रतिरक्षा उपस्थित होता है, उन सभी जगहों पर एमएचसी सेकेंड पाया जाता है। यानी कि कहें हम तो ये क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। बात समझ में आई, अच्छी है। अब अगर हम बात करते हैं, जिस अंग में ब्लड सप्लाई होता है उसमें ग्राफ्टिंग आसानी से नहीं कराया जा सकता। पहली बात क्या है, किसी भी अंग के अंदर अगर ब्लड सप्लाई हो रहा है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं हार्ट, यानी कि जो हमारा हृदय है उसकी बात कर रहे हैं, हमारा लंग्स उसकी बात करते हैं, हमारे वृक्क यानी कि किडनी उसकी बात करते हैं, या अन्य किसी अंग की बात करते हैं जहां पर ब्लड सप्लाई हो रहा है, खून आ जा रहा है, तो उसका जो ग्राफ्टिंग होता है, उसका जो ट्रांसप्लांटेशन होता है वो आसानी से एकदम नहीं कराया जा सकता। लेकिन बात यह आती है कि जिस अंग में ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा होता है उसका ग्राफ्टिंग, उसका ट्रांसप्लांटेशन हम आराम से आसानी से कर सकते हैं। क्या करते हैं, कर सकते हैं आसानी से। जैसे अगर हम बात करते हैं आंख का जो कॉर्निया होता है, ठीक है, वहां पर ब्लड का सप्लाई नहीं होता है, वो आसानी से ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो ऑर्गन ग्राफ्टिंग होता है, यहां पर एक बात ध्यान से देखिए, यहां पर यूज क्या किया जाता है, उपयोग किसका होता है। अगर हम बात करते हैं उपयोग किस चीज का होता है, यहां पर उपयोग होता है यहां पर साइक्लोस्पोरिन। किसका उपयोग होता है, साइक्लोस्पोरिन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन, यानी कि हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो होता है वो इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है। क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग होता है। अगर आप अपने एनसीईआरटी को देख रहे हैं तो नीचे से तीसरे लाइन में जाएंगे तो वहां पर देखा है प्रतिरक्षा निरोधक, इम्यूनोसप्रेसेंट। क्या होता है, इम्यूनोसप्रेसेंट। ठीक है, तो यहां पर उपयोग किया जाता है भैया प्रतिरक्षा निरोधक, प्रतिरक्षा निरोधक, इसको कहते हैं इम्यूनो सप्रेसेंट। क्या कहते हैं, सप्रेसेंट नहीं, सप्रेसिव, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग की बात करते हैं। ये एक दवा है। अब ये क्या किया जाता है, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना होगा उसके कुछ दिन पहले से ही इस दवा का उपयोग करना शुरू कर देते हैं। जैसे एग्जांपल में बात करते हैं तो एग्जांपल में कौन सी दवा आती है, तो एग्जांपल में आता है साइक्लोस्पोरिन। क्या आता है, साइक्लोस्पोरिन। ठीक है, साइक्लोस्पोरिन का उपयोग किया जाता है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के समय। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।